अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि ट्रेनिंग क्यों रिक्वायर है या ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसको फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें इन सिंपलेस्ट वर्ड्स कह लो या अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्वायर कैपेबिलिटीज, ठीक है, टू एड इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कहने का मकसद क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो लोगों की स्किल्स हैं, उनकी एबिलिटीज हैं, उसको पॉलिश किया जाता है। और पॉलिश क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हों। जब एक एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए वो काम कर रहा होता है। आल्दो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही होती है, सैलरी कह लो, उसकी जो अपनी प्रमोशन, उसकी जो ग्रोथ है, वो जो नॉलेज सीख रहा है, वो जो स्किल्स एनहांस कर रहा है, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन वो सारी चीजें जो हो रही हैं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हों, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो, उसके रेवेन्यूज बेहतर हो, उसकी कॉस्ट कंट्रोल हो, ठीक है, वो मजीद ब्रांचेस कायम करे, ठीक है। तो इट मीन्स के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो, ठीक है, इसलिए उसको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ उसकी पर्सनल कैपेबिलिटीज वगैरह भी इनहांस हो। तो ये ट्रेनिंग का एक मतलब कह लो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब नेचर ऑफ जो ट्रेनिंग है वो जैसे आप लोगों ने डिस्कशन में भी कहा और बिल्कुल बड़ा वैलिड कहा आप लोगों ने कि ट्रेनिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि नॉलेज हमारा बढ़ जाए। हमें किसी चीज की नहीं समझ, तो उससे क्या होगा, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमें काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस पर्टिकुलर चीज की, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इसको एज अ रेवेन्यू सोर्स भी लेती हैं, जैसे मैंने आपको पीछे कहा कि उनके अपने गोल्स होते हैं कि हम नंबर ऑफ ब्रांचेस कायम करें, हम रेवेन्यू ज्यादा कमाएं, हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग इसलिए भी देती है ताकि एम्प्लॉय जब बेहतर हो जाएगा स्किल वाइज, तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। जब वो अच्छी तरीके से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगेन आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, आपको जो विद इन एनवायरनमेंट, विद इन पर्टिकुलर सिचुएशन जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, आप ट्रेनिंग के जरिए उनको हल करते हो, उनको रिस्पॉन्ड करते हो, उनको सॉल्व करते हो। एक छोटी सी हम एग्जांपल लें तो जैसे अब कोविड-19 आया, अगर हम टीचर्स, हमारा जो एडमिन स्टाफ है, ठीक है, जो मौलिम को आईटी को जो आईटी टीम जो मौलिम को देख रही है, अगर ये सारी चीजों की आपस में कोऑर्डिनेशन ना होती, मुझे जूम ना ऑपरेट करना आता, स्टूडेंट्स को जूम ना ऑपरेट करना आता, आईटी वालों को अगर मौलिम ना आता, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, तो ये कभी भी इस तरह ना हो रहा होता, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका नुकसान हो जाता, गैप आ जाता, हम वेट कर रहे होते कब जाएगा तो हम फिजिकली मोड में जाएं। तो ये ट्रेनिंग ही थी जो सेल्फ बेसिस पे भी हमने की, रिफा ने भी बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है, ऑनलाइन भी हमने डिफरेंट पोर्टल्स देखे, तो तब ये सारा कुछ मुमकिन हुआ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रेन होगे तो आप फिर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो ये कुछ उसकी नेचर होगी। अच्छा, फिर कमिंग टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस कंसल्टिंग गैप कह लो या परफॉर्मेंस कंसल्टिंग नीड एनालिसिस, ये क्या होता है? फिगर से आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन मैं इसको आसान से अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कोई भी बच्चा है ना, आप उसको एज अ स्टूडेंट अगर हम ट्रीट करें जैसे आप लोग हो, तो आप लोगों की एक हमेशा डिजायर्ड परफॉर्मेंस होती है कि यार मेरा सीजीपी इतना आ जाए या मेरा इस पर्टिकुलर कोर्स में जीपीए इतना आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी एक डिजायर्ड परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या ऐसा ऐसा हो जाए तो बेहतर है। एक आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, जो आपका एक्चुअल सीजीपीए आ रहा है, जो आपका एक्चुअल जीपीए आ रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ मार्क्स और जीपीए की बेस पे परफॉर्मेंस को देखें, ठीक है, आज तो परफॉर्मेंस के और भी बड़े इंडिकेटर्स होते हैं। तो एक होगी आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस, एक होगी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस कम हो और एक्चुअल आपकी बहुत ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे आपने कहा हो यार 3.5 भी आ जाए बड़ी बात है, मैं एक बात करूं, ये आपकी डिजायर्ड है और आपके एक्चुअल 3.6 आ रहा हो, फिर तो बहुत बेहतर है, हम जा रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं, जो एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड परफॉर्मेंस होती है, हम उसके करीब या उससे पीछे होते हैं, ठीक है। तो अगर तो वो मीट हो रही है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप उससे आगे जा रहे हो फिर तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जब गैप बहुत ज्यादा आ जाता है डिजायर्ड में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, ठीक है।
अब उस गैप को कम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आ रही समझ? मिसाल के तौर पे आमना को लिया जाए, अगर आमना कहती है कि मेरा 3.5 आए, जो मेरी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है तो अच्छा होगा, आगे मतलब फर्दर स्टडी करनी है तो उसके लिए भी, जॉब लेने के लिए भी, या जो भी है, ठीक है। और एक्चुअल लेट्स सपोज शी इज एट 2.7, मुझे नहीं पता उसका कैसे है, अगर कम बता रहा हूँ तो सॉरी, जस्ट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो अब इट मींस कि अगर उसका 2.7 है और शी इज एक्सपेक्टिंग कि मेरा 3.5 तक आ जाए, तो अभी भी यानी कि 0.7 का फर्क है, ठीक है, सॉरी 0.8 का, ठीक है। तो अब इस 0.8 के गैप को कवर करने के लिए शी नीड्स ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग किस तरह हो सकती है? मतलब ये कुछ टॉपर से ये हेल्प ले सकती है कि आप मुझे बताओ असाइनमेंट्स कैसे आप लोग करते हो, ठीक है, मुझे बताओ आप नोट्स कैसे बनाते हो, मुझे ये बताओ कि आप लोग कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो, प्रोजेक्ट कैसे करते हो, कहीं शायद मैं उसमें मार खा रही हूँ, या शायद मैं बाकी चीजों में अच्छी हूँ लेकिन मैं बोलती कम हूँ, तो क्लास पार्टिसिपेशन में शायद मेरे कम नंबर आते हैं। अब यू नीड टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर यू आर लैकिंग। आ रही समझ? तो उस एक्चुअल और डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है ना, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना और फिर उसको एड्रेस करना, यानी कि कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम ट्रेनिंग करते हैं। ये आपको समझ आया परफॉर्मेंस कंसल्टिंग क्या चीज है? यस सर। ठीक, ठीक हो गया। एक ही यस हुई है, इट मींस कि सिर्फ एक बंदे को यस समझ आया। सर आ गया सर। अच्छा बोलिए करो, जब मैं आपसे पूछ रहा होता हूँ तो आपने ही बताना होता है। तो इट मींस कि चलो यू गॉट द पॉइंट। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है या सकती है, ठीक है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस कंसल्ट। सर मैं जी हसन। सर ये जो आपने डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन का बताया है, तो आपने ये बताया कि जो डिजायर्ड है वो जो हम सोचते हैं, मतलब जो हमने प्लान सोचा होता है या जो भी आइडिया होता है हमारा, एक्चुअल वो होता है जो हमारा मतलब प्रेजेंट होता है, यही बताना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। मतलब आप डिजायर से तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब जो हमने सोचा होता है या जो हमारा प्लान होता है, और एक्चुअल वो होता है जो हमारे जो मतलब प्रेजेंट में होता है, उसकी बात कर रहे हैं ना? उसी की बात कर रहा हूँ, कि लेकिन मतलब रिजल्ट आपके हाँ, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। इस तरह तो हमने बहुत ज्यादा चीजें सोची होती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ हो जाता है। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज आपने कहा कि अगर सीजीपीए को छोड़ो, आप वैसे बात कर लो कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे पर मंथ फॉर एग्जाम्पल 50,000 सेविंग होती है, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको एक्चुअल हो रही है 20,000, तो इट मीन्स कि देयर इज अ गैप ऑफ 30,000। अब वो आप उसको सही तरह से मार्केट नहीं कर रहे, आप उसको सही तरह से बेच नहीं पा रहे, से सेलिंग एक्टिविटीज में कहीं मसला है, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में इशू है, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस ना। तो उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना, जो बेसिकली वजूहात हैं उस परफॉर्मेंस को के अच्छा ना होने की, और फिर उनको इम्प्रूव करना या उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है। सर सर एक इसमें चीज मैं कुछ ऐड ऐड करूं कर इसमें। सकता हूँ? जी आकाश। सर अभी रिसेंटली हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये किया था कि हमें आईटी डिपार्टमेंट ने हम सबको बारी बारी बुला के, तो जिस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे थे उस ठीक है। मॉड्यूल की हमें उन्होंने नई जो चीजें उसमें आई हैं वो सारी बताई, और एक एक एंट्री भी हमसे करवाई उसमें, बिल्कुल सही। कि अगर कोई इशू है अगर आपको तो आप हमें बताएं। और हमें उन्होंने जो जो नए उन्होंने फीचर उसमें लिए हैं वो सारे हमें उन्होंने उससे बताया कि यहाँ पे आप पहले ऐसे करते थे, अब आपने ऐसे कर। ठीक है। तो एक तो सॉफ्टवेयर की स्पीड को इम्प्रूव किया उन्होंने, बिल्कुल सही। और बाकी कुछ फीचर्स थे जो मतलब जरूरी थे, जो होने चाहिए थे पहले नहीं थे, अभी वो भी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आकाश ने जो पॉइंट बताया बड़ा वैलिड है। आगे जाके ये एक ट्रेनिंग का ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ये उसमें भी एग्जांपल लाई करती है, यानी कि ये उसकी एग्जांपल दे रहा है। उसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि आप जॉब के ऊपर बैठ के आपसे वो एक्चुअल में काम कराते हैं ताकि आप वो अच्छी तरीके से ऑपरेट कर लें। उसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो एक ट्रेनिंग की किस्म होती है, ठीक है। तो आकाश बिल्कुल सही है। वही बात है कि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने किया, ताकि हर बंदा एंट्रीज करना सीख जाए।
ठीक है। तो हसन ये आपको सर एक पॉइंट एग्जांपल मैं ऐड कर दूं। जी हमजा ऐड करें। सर मैं एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था, वहाँ पे अब डेली का टारगेट हमें मॉर्निंग में मिल जाता था कि आपने इतनी सेल्स करनी है, इतनी करनी है। ठीक है। उसमें जो टारगेट फॉर एग्जांपल अगर 100 का टारगेट है तो मेरी 70-75 मतलब ये एवरेज थी सेल्स की। ठीक है। तो 10 से 15 दिन तो उन्होंने देखा कि ये कुछ लड़के हैं कि वो इतनी सेल्स वो कम कर रहे हैं, फिर वो ट्रेनिंग करते होते थे। उससे ये कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई, फिर 80, 85 पे 90 को टच किया। तो इस तरीके से जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये एग्जांपल इसमें बिल्कुल जो है वो हो रही है। 100% आती है। देखो हम मार कहाँ पे खाते हैं हमजा, द इशू इज कि हमने डिजायर्ड भी एक सोची भी होती है, हर एक बंदे ने अपना कुछ, इवन सिर्फ ये कंपनी की परफॉर्मेंस की बात नहीं है, इवन एक इंडिविजुअल की अपनी लाइफ के अंदर भी एक परफॉर्मेंस होती है। मिसाल के तौर पे यस सर, इसमें एक एग्जांपल मैं कोट करूं जी सर, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड में। जी सर स्टार्ट ऑफ जॉब मेरी सेल्स में जॉब हुई। एक्चुअली मैं करना ऑपरेशंस में जा रही थी, मतलब कंप्यूटर वर्क लाइक दिस तरह। तो मेरी डिजायर नहीं थी, मतलब कि मैं इतना, मुझे लगता था कि शायद मैं सेल्स में इतना अच्छा ना कर सकूं। बट जब मेरी जॉब हो गई और जब मैंने परफॉर्म किया तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छा है, यानी कि जो मैं सोच रही थी उससे अच्छा मतलब मुझे हुआ। मतलब ये एक वो था कि बिल्कुल डिजायर्ड सही, और बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैंने कहा ना कि ऐसे भी केसेस होते हैं जब आप इवन डिजायर से भी आगे निकल जाते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपने उसको कितना कंसिस्टेंसी से, कितनी परसिस्टेंस से, कितनी हार्ड एफर्ट से उस चीज को अचीव किया है। मतलब इतने आसान नहीं होता कि आप अपनी डिजायर को भी क्रॉस कर जाओ, लेकिन हो जाता है, अक्सर हो जाता है कि आप बहुत आगे निकल जाते हो। ठीक है, जितना आपने सोचा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आप नेक नीति से काम करो, सच्चे दिल से मेहनत करो, खुदा की मदद शामिल हाल हो, तो बिल्कुल बंदा आप वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। लेकिन अगेन अब इसमें ये चीज बड़ी अहम है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट कैसे कर रहे हो। अगर तो मैंने ऑब्जेक्टिव ही अपने लिए बड़ा छोटा सा सेट किया हुआ था, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो शायद अचीव हो भी जाए। ठीक है, तो लेकिन मैंने अपने लिए थोड़े से चैलेंजिंग टास्क भी अपने अपने लिए सोचने हैं। चैलेंजिंग इसलिए ताकि मैं उनको अचीव करने के लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़े और मैं आगे आगे कामयाब हुई हूँ। जैसे अक्सर लोग कहते हैं सीएसएस मैंने देना है। ठीक है, इट मीन्स कि वो उनकी डिजायर्ड वो है, एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं कि हम वैसा बने। ठीक है, फिर इसी तरह कुछ लोग कहते हैं हम सीए भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, जो अकाउंट्स फाइनेंस में, ठीक है, एसीसीए। तो इट मीन्स कि वो उन्होंने अपने टारगेट्स ऐसे सेट किए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ बात सीजीपी की नहीं है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसने अपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या रखी हुई है अपनी लाइफ में, या अपने पर्टिकुलर उस जॉब के अंदर, या पर्टिकुलर स्टडी के अंदर, और फिर एक्चुअल को देखना, और फिर देखना उसमें फर्क कितना आ रहा है। और अगर फर्क ज्यादा है डिजायर्ड और एक्चुअल में, तो आप उन चीजों को हाईलाइट करो, आइडेंटिफाई करो कि ये एरिया है जहाँ पे आप मार खा रहे हो। ठीक है, फिर उसको ट्रेनिंग के जरिए आप इंप्रूव करते हो। एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आगे चलता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आमना की एग्जांपल दे रहा था, फॉर एग्जांपल ये सारे एस्पेक्ट्स में ठीक है, लेकिन अगर क्लास पार्टिसिपेशन में वो थोड़ी सी हेजिटेट करती है या मार्क्स लूज कर जाती है, तो इसको चाहिए क्या, या जो भी इसका एक मेंटोर है, या जैसे अगर मैं टीचर हूं तो मैं इसको गाइड करूंगा कि मैं इसको बार बार स्टेज पे बुलवाऊंगा। स्टेज पे कह लो, या अगर ऑनलाइन सेशन है तो मैं बार बार आमना से कहूंगा, आमना हाँ मुझे बताओ परफॉर्मेंस गैप क्या होता है, मुझे बताओ बडी मेंटोर क्या होता है, मुझे बताओ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ताकि वो थोड़ा सा बोलना शुरू करे। तो आपने उसके उन वीक एरियाज को एड्रेस करके उसको ठीक करना है, तभी वो बंदा ठीक होगा, उसकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। ठीक है, तो हाईलाइट करना बड़ा मुश्किल होता है, हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि मसला है किस जगह पे। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यस अक्सर सर, यस सर। जैसे अक्सर आप लोगों ने गाड़ियां रखी होंगी, तो आप वर्कशॉप पे जाते हो ना, तो अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला निकल आया लेकिन आपको नहीं पता वो मसला क्या है, तो मैकेनिक क्या होगा, शायद उसके 5 मिनट लगे, इवन 5 मिनट भी शायद ज्यादा बता रहा हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ वो, और आपसे वो मुंह मांगी मतलब एक रकम मांग लेता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो जो एड्रेस, वो जो मसला था ना, उसने उसकी तह में जाके उसको वो पकड़ा, तो उसका टाइम तो बड़ा कम लग गया, लेकिन उस जो उसने मसला बड़ी जल्दी पिक कर लिया ना, देखो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, उसका एक्सपीरियंस है। तो वो सिर्फ उस 5 मिनट की चार्ज नहीं कर रहा होता, वो पीछे जो सारी उसकी मेहनत होती है वो उस चीज की भी पैसे चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअल थिंग इज कि आप उस पर्टिकुलर एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो गया तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं।
अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं कि ये वही परफॉर्मेंस कंसल्टिंग गैप है बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर। ये वही है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रेनर, जैसे मैंने कहा, मेंटोर, टीचर, वो कोई भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइंट, वो इकट्ठे काम करते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ किस चीज की जरूरत है ताकि रिजल्ट्स इंप्रूव किए जा सके, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके, जो भी हमने सारी डिस्कशन की। ठीक है, तो रूट कॉजेज बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे मसले आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये बेनिफिट्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्यों क्यों। अच्छा, देन कम्स के जब भी आप कोई ट्रेनिंग को प्लान कर रहे हो, ठीक है, कोई भी मिसाल के तौर पे जैसे आप मैंने आपसे कहा है कि हम एक ट्रेनिंग रखेंगे, ट्रेनिंग सेशन सीवी राइटिंग पे, इंटरव्यू टिप्स पे, जॉब सर्च पोर्टल्स पे। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी ट्रेनिंग प्लान कर रहे हो तो ये कुछ सवाल हैं जो सामने आपकी स्लाइड पे आ रहे हैं, इनको लाजमी एड्रेस करो। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर रियली अ नीड फॉर द ट्रेनिंग? क्या जो आप एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हो उसकी जरूरत है भी या नहीं? ऑब्वियस क्वेश्चन है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर ना करो। हाँ, अगर जरूरत है, उससे लोगों को फायदा होगा, फिर लाजमी करो। हु नीड्स टू बी ट्रेन्ड? किस किस को जरूरत है ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग करेगा कौन? ट्रेनिंग किस फॉर्म में होगी? जो मैंने आकाश से कहा ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इस तरह और भी बहुत सारे ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आप ये लाजमी स्पेसिफाई कर लो कि हम किस तरीके के जरिए ट्रेनिंग करेंगे। वर्कशॉप, सेमिनार, क्लासरूम ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग, वो आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ये मेक श्योर करना कि नॉलेज ट्रांसफर कैसे होगा जॉब तक या उस बंदे तक। ठीक है, तो इन चीजों को प्लानिंग के टाइम सोचना। फिर ट्रेनिंग को इवेल्युएट कैसे करेंगे? कर तो ली, फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। तो जब आप ट्रेनिंग कोई भी स्केड्यूल कर रहे हो तो इन चीजों को लाजमी ध्यान में रखो। अच्छा, तो हमने देखो अभी तक एचआर प्लानिंग का भी प्रोसेस पढ़ा, हमने रिक्रूटमेंट का भी एक प्रोसेस पढ़ा था, हमने सिलेक्शन का भी एक पूरा प्रोसेस पढ़ा। नाउ कम्स द ट्रेनिंग प्रोसेस, कि ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये आपको नजर आ रहा होगा, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, एचआर में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, टीएनए। अगर कोई भी आपसे कहे ना टीएनए, तो टीएनए से क्या मुराद होता है? ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, यानी कि ये असेस करना, मतलब ट्रेनिंग नीड्स। ठीक है, अब इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि ट्रेनिंग नीड्स को एनालाइज करना, वही बात है कि किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, कौन करेगा, सारी चीजें। ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, पहले सोचना। तो पहली चीज तो ये है कि किस किस को जरूरत है, फिर उस ट्रेनिंग को कराने के मकासद क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सीवी राइटिंग और इन चीजों पे करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी मच क्लियर कि आप लोग जो आप में से अभी जॉबलेस हैं या जिन्होंने आगे जाके जॉब हंटिंग करनी है, उन्हें ये बताया जा सके कि कहाँ कहाँ जॉब पड़ी हुई होती है, तो उसको तलाश करना, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपनी अट्रैक्टिव सीवी बनानी है ताकि हम शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। ठीक है, तो आपने जो भी ट्रेनिंग करनी है, करवानी है या करनी है, तो ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होने चाहिए ताकि उसको कुछ फायदा हो। दूसरा स्टेप इसका जो बड़ा सेकंड स्टेज इन ट्रेनिंग प्रोसेस, वो है ट्रेनिंग डिजाइन। ट्रेनिंग डिजाइन में आपने कुछ फैसले कह लो, ये सोचना होता है कौन से ट्रेनिंग मेथड चूज करने हैं, ट्रेनिंग कंटेंट कितना हमने डालना है, कौन सा डालना है, आपकी ऑडियंस, देखो ऑडियंस पे भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर फॉर आप, जैसे आप तो फ्रेशर हो, आप फ्रेशर इन सेंस, आप में से मेजोरिटी जॉबलेस कह लो या जिन्होंने जॉब हंटिंग करनी है आगे, तो उनके लिए जो ट्रेनिंग का कंटेंट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ट्रेनिंग कराता हूँ जिनको 4 साल 5 साल हो गए हैं, तो उनकी तो ट्रेनिंग डिफरेंट होगी ना। उनको तो बेसिक बातों से कंसर्न नहीं है, शायद थोड़ी बहुत बेसिक हो, उसके बाद उनके लेवल की बात हो। ठीक है, तो लेवल टू लेवल वेरी करता है। ये सारी चीजें आपने ट्रेनिंग डिजाइन के अंदर तय करनी है, सोचनी है। देन कम्स ट्रेनिंग डिलीवरी, कि आपने उसका ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग स्केड्यूल बनाना है, किस दिन, किस टाइम, कितनी देर की ट्रेनिंग होगी, किस जगह होगी, उस ट्रेनिंग को मॉनिटर कैसे करना है, ये सारी चीजें आपने डिलीवरी के अंदर एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा तो आखिरी स्टेज आती है इवैल्यूएशन। ठीक है, कि आपने मेक श्योर करना है कि जो हमने ट्रेनिंग कराई है उसका कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ, उसको इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो ट्रेनिंग को आखिर में भी इवैल्यूएट किया जाता है,
ट्रेनिंग को साथ साथ भी इवेल्युएट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अब जैसे मेरी ये 3 घंटे की क्लास है, अगर मैं 3 घंटे बोलता रहा हूँ, आखिर में जाके एक क्वेश्चन करूँ समझ आई है, तो ये इवेल्युएशन आखिरी है। लेकिन एक तरीका ये है कि मैं बीच में से किसी को रैंडमली कहूँ और कहूँ समझ आई, या कोई क्वेश्चन है आपका, या मुझे बताओ ये क्या होता है, तो आप क्या होगा, मुझे कुछ पता चलता रहेगा कि अब मेरा लेक्चर सही जा रहा है या नहीं जा रहा। ट्रेनिंग का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये है जिस तरह पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, किसी का इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर मैं आगे चलूं। सर मुझे ट्रेनिंग डिजाइन नहीं समझ आई। किसको? निदा को? यस सर। निदा, ये अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई हैं, इनके ऊपर ना डिटेल स्लाइड्स आगे हैं, मैं डिटेल में आगे जाके डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको अब एक प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस था, लेकिन फिर हर स्टेप पे कंप्लीट डिटेल थी। इन सब की डिटेल्स आगे मौजूद हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसको अगर मैं जस्ट आपको आंसर करने के लिए बताऊं, तो मुख्तलिफ तरह के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, चैनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक किस्म का है तो लेक्चर ही, लेकिन है तो ट्रेनिंग टाइप ही ना। तो ये वर्चुअल ट्रेनिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। एक होती है फिजिकल ट्रेनिंग, कहीं किसी जगह पे, वो क्लासरूम हो सकता है, वो कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है, वो कोई मीटिंग रूम हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं मुंशलाम। रोल प्ले भी एक बड़ा अच्छा मेथड है कि लोगों से आप ड्रामा करवा के कुछ चीज उनसे मतलब उनको सिखा दो। ठीक है, तो मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। तो इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा मेथड ऑप्ट करना है, कौन सा कंटेंट हमने रखना है एज पर द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। कोई यंग जनरेशन है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। अगर एक्सपीरियंस लोग हैं तो आपने अपनी बातें वो करनी है जो एक्सपीरियंस लोगों को बेसिक ना लगे, बल्कि उनको उनके लेवल की लगे। ठीक है, तो आपने बच्चों के साथ बच्चा बनना होता है, बड़ों के साथ बड़ा बन जाना होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं कि पर्सनैलिटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग डिजाइन के अंदर आती हैं। ओके सर। अच्छा, अब जैसे ये पहला जो हम TNA की बात कर रहे थे ना, उस पे आप कंप्लीट स्लाइड्स आ गई हैं, यानी कि उनकी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग का प्रोसेस पहला क्या होता है, पहला स्टेप उसमें क्या होता है, TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अब कैसे पता चलता है कि किसी बंदे को ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं? यही मतलब बनता है ना लफ्जी ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, ये जानना कि किसको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा आपको? अगर आप एक कंपनी के हेड हो मिसाल के तौर पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है? सर उनकी परफॉर्मेंस से सर हम परफॉर्मेंस। ठीक है, बिल्कुल सही। आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करके जान सकते हो कि वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे वो हमजा ने कहा, या किसी ने कहा कि टारगेट्स उन्होंने मेरे देखे कि 70 पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उनको लगा कि यार ये थोड़े से कम कर रहा है, जो भी है, तो उन्होंने इसको ट्रेनिंग दी और फिर माशाल्लाह टारगेट्स बढ़ गए। तो बिल्कुल सही, परफॉर्मेंस के जरिए। और सर मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ? जी जी हसन। सर ऐसे है कि ना मैं यहाँ पर ना ज़ूकी शोरूम में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने यहाँ देखा था कि ना यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। सेल्स का अलहदा था और पार्ट्स का अलहदा डिपार्टमेंट था, और ना जो सर्विसेज था ना उनका डिपार्टमेंट अलहदा था। तो उन्होंने ना एक टारगेट दिया होता था कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि पार्ट्स का उन्होंने कहा था 10 लाख तक जाना चाहिए मंथली, और जो सर्विसेज का है वो भी उन्होंने कहा था कि ना तकरीबन 7-8 लाख तक जाना चाहिए। लेकिन पार्ट्स का जो है ना टारगेट वो अचीव हो जाता था हर महीने, लेकिन जो सेल्स का था, जो सर्विसेज का था, वो होता ही नहीं था। तो उसके लिए फिर उन्होंने ना ट्रेनिंग सेशन रखा था वर्कर्स के लिए कि मतलब, और उसमें सजेशन दिया था बुला के ना सारे सर्विस एडवाइजर्स को और ना सारे वर्कर्स को बुला के उन्होंने, फिर मैनेजर ने सबको ये ट्रेनिंग दी थी कि आपने क्या करना है कि जो कार्स होंगी उनका आपने देखना है, मतलब सेटिंग वगैरह करनी, कुछ काम आपने अपनी तरफ से भी कर देना है। ऐसे ही करना कि अगर कस्टमर खाली इसके लिए आया हुआ है ना, क्या कहते हैं, इंजन का काम कराना है, कुछ भी छोटा मोटा, तो आप फिर भी उसकी व्हील रोटेशन करते हैं, वो करते हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब काफ़ी गाइड किया था उन्होंने लोगों को बिल्कुल इस सही, तरह। बिल्कुल सही। जी आकाश। ये भी है सर। और और एक
एक अगर जो है ना जी सिस्टम सर। यूज हो रहा है मतलब कि कोई प्रोसेस कर रहा है अकाउंटिंग या दूसरी किसी भी चीज़ का जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर है वो यूज हो रहा है और उसमें कंप्लेंट्स या उसके जो है इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली आ सही, रहे हैं, दैट वेरी मीन कि गुड वेरी एम्प्लॉइज गुड। को उसमें हर्डल आ रहे हैं, तो उनको जो है ना वो चीज़ जो है वो यूज टू उसके साथ नहीं है, तो उससे मुतालिक उनको ट्रेनिंग वगैरह चाहिए। ये भी एक चीज़ है जो कि हमें हेल्प कर सकती है, वेरी मतलब गुड कि हिंट दे सकती है। वेरी गुड, शाबाश। और जी सर उसकी नॉलेज के हवाले से, जैसे कि वो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट अपनी जो भी है उसकी उसको कितनी नॉलेज है कि वो उसको कस्टमर तक दे सक रहा है या नहीं, उसकी बेस बिल्कुल पे भी उनकी ट्रेनिंग की जाती है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जी आकाश। सर एक चीज, जी सर। सर अभी कल की बात है, मेरी बात हुई सिर्फ बैंक के एक नुमाइंदे से, क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में कुछ मैंने उससे बात की, तो जब उससे मेरी बात हो रही थी तो उसके बाद जब बात हो चुकी तो मुझे एक मैसेज आया और उसने जिक्र भी किया था कि आपको एक मैसेज आएगा रेटिंग का, तो आपने रेट करना है। तो वो एक फीडबैक का मतलब उन्होंने रेट इसीलिए वो करते हैं कि उससे उन्हें पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो लोग उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पे कैसा जो है वो रद्द अमल देते हैं। तो एक्सीलेंट, ये भी वेरी एक गुड चीज होती है, वेरी गुड इस पे वेरी भी गुड। देखते हैं वो, उन्हें पता चलता है कि ट्रेनिंग की कहाँ कहाँ जरूरत है, कहाँ कहाँ मसला आ रहा है। बिल्कुल सही। अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता है हाउ एम आई ड्राइविंग। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज की अच्छी अच्छी जो सर्विसेज होती हैं, वो भी इसलिए होता है ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। तो वो भी एक ट्रेनिंग का सोर्स होता है कि उन लोगों की जो रिस्पॉन्स आएगा उससे पता चलेगा। या आपने अक्सर कंप्लेंट सेल्स देखे होंगे, आल्दो वो होती तो शिकायत है, लेकिन शिकायत से आपको ये बेहतर पता चल सकता है कि किस डिपार्टमेंट में लोगों ने उस कस्टमर के साथ, जो उस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ, या जहाँ पे भी वो लगा हुआ है कंप्लेंट बॉक्स, उन्होंने मतलब ऐसा बिहेव किया जो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर जितना भी है ना, उसमें इन चीजों पे बड़ा फोकस होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ये करीम करीम के साथ आप इंटरेक्ट करो, मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई डिस्प्यूट फाइल किया, तो वो आता है कि आप कितने सेटिस्फाई हो हमारी सर्विसेज से, या रेट कर दो। तो वो अपने बेसिकली सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर वहां पे अगर उनको फील हो कि रेटिंग बार बार लो आ रही है, तो उनकी जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लेगी और फिर उस पर ट्रेनिंग करने की कोशिश करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही आकाश, वेल डन। अच्छा, तो इसमें अब 3 तरह के एनालिसिस हैं कि कैसे पता चलता है लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है, तो ये जो कुछ हमने एग्जांपल्स की, ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की है। जैसे ग्रीवेंसेस, लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, या कुछ वेस्टेज वगैरह हो रहा है, इस तरह की चीजें जितनी भी हैं, तो ये सारी आपको पता चलेंगी लोगों के रिस्पॉन्स से, और ऑर्गेनाइजेशन उस पर एक्शन लेगी और कोई ना कोई ट्रेनिंग सजेस्ट करेगी। ठीक है, फिर ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशंस, आप पर्सनली भी, टॉप मैनेजमेंट पर्सनली भी ऑब्जर्व कर सकती है। जैसे मैं बताऊं, अब ये कोविड-19 आया और हम मूव कर गए इसकी तरफ, तो टॉप मैनेजमेंट ने इस चीज को मतलब सोचा ना कि अब टीचर्स को, लोगों को आईटी की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उन्होंने हमें 2 मॉड्यूल्स कहे और कहा कि ये लाजमी आपने करना है, हमने किए। ठीक है, उससे भी बड़ा फायदा हुआ हमें। द थिंग इज कि फिर टॉप मैनेजमेंट की ऑब्जर्वेशन भी एक चीज आ जाती है जिससे पता चलता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। ठीक है, कंप्लेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जिट इंटरव्यूज, जब कोई पुराने लोग छोड़ के जाते हैं, तो एक एचआर का एक बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि वो एग्जिट इंटरव्यूज भी लेता है। कुछ अच्छे इदारे लेते हैं, ठीक है, सब नहीं लेते हैं। कि आप हमें बताओ कि आपने क्या चीजें अच्छी पाई, क्या चीजें बुरी पाई हमारी कंपनी के अंदर। तो अगर वो आपको कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है और बताता है कि यार ये चीज इंप्रूव होने वाली है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेते हो और फिर आप उन पे काम करने की कोशिश करते हो ताकि नेक्स्ट टाइम किसी को वो मसला फेस ना करना पड़े। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है वैसे, शायद पहले भी इस पे डिस्कशन हुई हो, आई डोंट रिमेम्बर कि हुई है या नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग एग्जिट इंटरव्यू देते हैं, इसमें वो हमेशा सच ही बोलते होंगे या सम टाइम वो झूठ भी बोल जाते होंगे? बट समटाइम नहीं, अक्सर झूठ बोलते हैं उसकी क्या वजह है कासिम? सर, क्योंकि जो है ना उनकी जाते हुए भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हाँ हाँ, मतलब कि जो है ना अगर एक बंदा जा रहा है तो उसको जो है ना रिक्वायर्ड होता है कि सर्टिफिकेट वहाँ से लेना होता है। एक्सीलेंट ठीक है, एक्सीलेंट। एक फियर जो है ना उसमें फिर भी जो है ना रहता होता है।
और दूसरी बात यह है कि ये भी हो सकता है कि आइंदा अगर जो है ना या अगर सरकारी जॉब है वो वहाँ से लिफ्ट कर रहा है तो डेफिनेटली फिर जो है ना नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब जो है ना उसको फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल अगर सही। जो है ना वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो है ना आ जाती है, नेगेटिव रिमार्क्स उसके मुताबिक जो है ना आ जाती हैं। तो ये एक फियर होता है कि जिसकी वजह से अगर जो है ना उनको ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा खदशात हों, लेकिन वो नहीं कह सकता एक एक्सीलेंट। अच्छी तरीके से जो है ना वो बिल्कुल जाना सही। चाहता है। बिल्कुल सही। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई एग्जिट इंटरव्यू में आपको कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे दे फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये तो उसका बड़ापन है। लेकिन नॉर्मली लोग इसलिए नहीं देते, वो बेचारे डर रहे होते हैं कि कहीं हमारा सर्टिफिकेट ना रोक लें, या क्या पता हमारे वो जो एक एंड बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट के, क्या पता वो ना रोक लें। क्या पता एक हैप्पी एंडिंग पे मतलब ना हो उस तरह। मतलब कल को अगर मैंने कहा कि मैंने इधर 5 साल काम किए, मिसाल दे रहा हूँ, और कोई नेक्स्ट कंपनी इनको कॉल करे और रेफरेंस के तौर पे पूछे तो ये कहें ये बंदा तो ऐसा है, तो बड़े डर होते हैं, उसको डाउट्स होते हैं। या इंक्वायरी ना बिठा दे, इंक्वायरी उसमें ना जो है ना बिठा। हाँ। पुरानी सर चीजें एक चीज निकाल और रहे। ऐड करूंगा इसमें। जी आकाश। सर इसमें एक 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 फियर ये भी होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जब कंपनी में कोई मतलब वैकेंसी वगैरह आती है तो मैनेजर्स जो होते हैं, खास तौर पे मैनेजर्स, ये हमारी कंपनी में हुआ है इस तरह काफी दफा कि फॉर्मर एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करते हैं ठीक है। और कहते हैं कि आपको अगर आप आना चाहें हमारे पास बिल्कुल तो ऐसे ही। हमारे पास वैकेंसी है। तो इस बिल्कुल डर ऐसे ही। से भी होता है, लोग करते हैं कि मे बी कहीं हमें जब हमारे पास जॉब ना हो और यहाँ वैकेंसी बने और हमें पूछें तो ये हमें नहीं पूछेंगे अगर हम आज अच्छा फीडबैक ना दे के जाएं तो। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। इसमें जहां तक मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है कि फीडबैक शुड बी एनोनिमस, जहां तक मेरे मतलब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि देखो, अगर तो उसके ऊपर हम ये लिखते हैं कि आकाश, मतलब नाम की जगह छोड़ देते हो कि नाम बताओ, डेजिग्नेशन बताओ, और फिर बताओ कि कंपनी में आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। लाजमी नहीं है कि ये आप एंड पे ही पूछो, आप ड्यूरिंग सर्विस भी पूछ सकते हो। लेकिन अगेन, अगर आप उसका नाम और सारी चीजें मेंशन करवाओगे ना, तो उसके जहन में ये डर लाजमी होंगे, वो कभी शायद आपको ऑनेस्ट ओपिनियन ना दे। तो इट शुड बी एनोनिमस। नाम लिए बगैर आप एक जेन्युइन उसको इनपुट दो, और जेन्युइन इनपुट इसलिए दे रहे हो या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इसलिए दे रहे हो ताकि मेरी कंपनी में बेटरमेंट हो, भला हो। मतलब कोई ऐसा ना हो कि जो बुरा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट करता रहे। ठीक है। तो इट शुड बी एनोनिमस। और इनफैक्ट एनएलसी की मुझे एक चीज अच्छी लगी थी कि वहां पे जितने भी इस तरह के फीडबैक सिस्टम थे ना, उसके ऊपर कभी भी उन्होंने ये नहीं लिखा होता था कि अपना नाम आपने लाजमी मेंशन करना है। तो फिर बंदा बड़ा ऑनेस्ट होके वो जवाब देता है। लेकिन जहाँ पे ये हो कि कुछ नाम भी लिख। ऑर्गेनाइजेशन में एक जो है होती है शिकायत बॉक्स, अगर जो है हाँ। ना उस तरह की कोई जो है ना वो इनानिमसली कोई उसमें पुट अप कर लें तो वो भी एक अच्छी जो है ना वो चीज़ है। यानी कि वो दूसरी ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे जो है ना इंटरनली एक जगह बना दे और वहां से जो है ना बगैर नाम वगैरह के भी जो है ना फीडबैक ले सकते हैं। ऐसे ही है। मैं बल्कि आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी मेरे जहन में आई। मैं कुछ था उस टाइम, हाँ बैचलर्स में था, तो मैं केरल में गया एक मर्तबा। तो मेरी भाभी वहां पे एडमिट थी। तो मैंने देखा कि उस पर्टिकुलर रूम के अंदर ना, जहाँ पे वो एडमिट थी, तो कोई विंडो नहीं थी, खिड़की नहीं थी। ठीक है। तो मैं मतलब उस टाइम मतलब जज्बाती होते हैं, जाहिर सी बात है, यंग जैसे आप माशाल्लाह भी हो। तो मैंने वो एक सफा ढूंढा, पेन लकीली मेरे पास था। तो मैंने लिख दी, मैंने कहा ये कैसा सिस्टम है कि पेशेंट के रूम में कोई विंडो ही नहीं है, उसको ताज़ा हवा कहाँ से आएगी। और बल्कि विंडो भी होनी चाहिए, और विंडो भी ऐसी जगह पे आप लगाओ ताकि बाहर नज़ारा भी अच्छा हो सके, दरख्त शराख ग्रीन। क्योंकि पता है इन चीज़ों को देख के ना आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो। अब एक पेशेंट सुबह से दिन रात तक बैठा हुआ है, अगर वो 3-4 दिन एडमिट हो जाता है और वो बाहर भी नहीं निकलता और सिर्फ उसने दीवारें देखनी है, तो उसका उसकी सेहत पे बड़ा अजीब इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर विंडो होगी, वो लोगों को देख रहा है, ठीक है, तो उससे एक शायद अच्छा तासुर आए। तो लकीली वो मैंने डाल दिया उनके कंप्लेंट बॉक्स में। ठीक है। तो काफी अरसे बाद फिर कभी गुजर हुआ। ठीक है। मैंने कहा चेक तो करूं यार, वो इन्होंने पता नहीं मेरी बात मानी या ना नहीं मानी। तो लकीली उन्होंने मान, मतलब मैं ये नहीं कहता वो शायद मैंने ही कहा हो, और भी किसी ने कहा होगा। ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि अच्छे इदारे हमेशा आपकी ओपिनियन को, जहाँ पे उनको लगे कि हाँ यार ये लोग ठीक हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, उस चीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। और वो वाकई उन्होंने विंडो वहां पे उस पर्टिकुलर रूम में लगा दी। ठीक है। तो जहाँ पे आपको इस तरह का फील हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन
किसी की बेटरमेंट के लिए, अगर आपकी जात का अपना भी फायदा नहीं है ना, लेकिन किसी का फायदा हो जाएगा उससे फ्यूचर में, तो लाजमी अपनी ओपिनियन दो। लेकिन ओपिनियन देने का भी एक तरीका होता है। हमारे यहाँ सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दें तो हम उसको मतलब ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नून का सपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप में से कोई पीटीआई का सपोर्टर है, तो अगर मैं जस्ट नून को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरी और आपकी तो अच्छी खासी लड़ाई हो जानी है कि यार ये तो शायद हमारे सियारे का है ही नहीं, ये तो किसी और सियारे से आया हुआ है। तो ऐसे नहीं समझना, उसकी पॉइंट को सुनो, अपना पॉइंट एक्सप्लेन करो, बस सिंपल सी बात। तो रिस्पेक्ट में लोगों की बात सुनो, रिस्पेक्ट से ही उसको जवाब दो। हाइपर होने की जरूरत नहीं है कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में। हमेशा हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, ठीक है। वी हैव लेस देन अ मिनट, नमाज के हम ब्रेक करते हैं। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 22 हो रहे हैं। तो कब तक ब्रेक चाहिए आपको? 7:40 तक।